Welcome friends. In the last lecture we have started with the first chapter. पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स क्या है थोड़ा सा उसको भी डिस्कस किया था और फिर फिज़िकल क्वांटिटीज़। मैं एक हल्का सा रिवीजन लेता हूँ, देन वी गो ऑन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फिज़िक्स वाज नथिंग बट स्टडी ऑफ नेचर। निसर्गाचा जो स्वभाव है, कुदरत का जो मिजाज है, उसको समझना हम फिज़िक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेचर का नेचर क्या है? रोज़ सुबह सूरज जो है ईस्ट से निकलता है और चढ़ते फिर वेस्ट में जाके वो डूब जाता है, गायब हो जाता है। अब ये नेचर का डेली का नेचर आहे, निसर्गाचा स्वभाव आहे। सूर्य याच प्रकारे निघणार आणि या प्रकारे तिकडे जाऊन बुडणार, ठीक आहे। परंतु आता हे कसं घडते, का घडते, याच्या मागचं सगळं सिस्टीम काय हे आपण कुठे समजणार? तर फिजिक्समध्ये येऊन समजणार। ओके, अजून जसं समजा मी एखादी वस्तू अशी फेकली तर ती नेहमी खालीच पडणार, या चॉकपीसला सोडलं खालीच पडणार, दूर फेकलं तरी ती जाऊन खालीच पडणार। म्हणजे प्रत्येक वस्तूला ज़मीन स्वतःकडे घेणार, हा जमिनीचा नेचर है, स्वभाव है, ये ज़मीन का नेचर है। तो इस नेचर और ज़मीन क्या है भाई? नेचर है, कुदरत है, ओके, निसर्ग है। तर त्या निसर्गाचा स्वभाव कसा आहे? प्रत्येक वस्तूला स्वतःकडे खेचायले, बरोबर। का खेचायले? त्याच्या मागचं कारण काय आहे आणि त्या खींचण्याची प्रवृत्ति क्या है? जो खींच रही है उसका स्टाइल कैसा है? कितनी ज़ोर से खींचती है? सबको उतनी ताकत लगाती क्या कि डिफरेंट लगाती है? हाँ, इसको समझना ये फिज़िक्स में हम लोग करते हैं ताकि फिर हम इसको हैंडल कर सकें। और ये ज़मीन के इस अंदाज़ को, इस नेचर को जब हमने अच्छे से समझा तभी तो सैटेलाइट लॉन्च कर पाए। आज ये मोबाइल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, गॉट इट, सैटेलाइट फ़ोन्स और सैटेलाइट के थ्रू सारा कम्युनिकेशन सिस्टम हम रन कर रहे हैं। कब हुआ ये? जब हमने नेचर के इस नेचर को समझा, नेचर के इस नेचर को के नेचर में ज़मीन हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है, सूरज सारे प्लैनेट्स को अपनी ओर खींचता है, स्टिल दे आर स्टेबल। सूर्य हा अवकाशात स्पेसमध्ये स्टेबल है, तैर रहा है, कोई उसको सपोर्ट नहीं। हाउ इट इज़ हैपनिंग हम लोग फिज़िक्स में सीखेंगे। और क्या सीखेंगे? नेचर का नेचर कि भैया हमने दीवार को लात मार दी तो मुझे भी मार लगा, मैंने कहा मैंने उसे मारा, उसने मुझे क्यों मारा? तो एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये नेचर का नेचर है भाई। ओके, इसको हम फिज़िक्स में सीखते जाते हैं। अब इन सबको सीखने के लिए, समझने के लिए नेचर के नेचर को फिज़िकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहले उनको समझना पड़ता है, पहले उनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ठीक है। मैं लास्ट का थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। अच्छा, फिज़िकल क्वांटिटीज़ ये क्या है? अरे ये सब हमारे इर्द गिर्द फैले हुए हैं। द थिंग्स विच वी कैन फील, विच वी कैन मेजर आर कॉल्ड एज फिज़िकल क्वांटिटीज़। हमने डिस्कस किया था। जैसे ये बोर्ड है भैया, ये बोर्ड का लेंथ हम लोग फील कर रहे हैं, इसका हाइट हम लोग फील कर रहे हैं। ओके। सो लेंथ वी कैन मेजर, हाइट वी कैन मेजर। दूसरा बोर्ड आ जाए जो इससे थोड़ा सा चेंज और डिफरेंट, हम बोले अरे यार ये इसका लेंथ ज़्यादा है, ब्रेड हाइट कम है यार, इसका लेंथ तो अच्छा, दोनों के कंपैरिजन में वो नहीं सूट होगा, ये सूट होगा। तो हम लेंथ और हाइट पे से हमने डिसीजन लिया कि यार उसकी हाइट ज़रा कम है, थोड़ा लिखना नहीं आएगा, उतना बड़ा लेंथ नहीं जमेगा, ये प्रॉपर इसका डिमेंशन है, गॉट इट। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ लेंथ, ऐसे ही ज़मीन ने किसी चीज़ को खींचा, दूसरी चीज़ को भी खींचा, इसको भी खींचा, उसको भी खींचा, अलग अलग चीज़ें हमने फेंकी, तो कितने ज़मीन का जोर कितना लगा हर एक पे, यानी फोर्स। तो फोर्स भी फिज़िकल क्वांटिटी है। तो फोर्स को समझेंगे तो ज़मीन के नेचर को समझेंगे। अच्छा, ज़मीन इस पे ज़्यादा फोर्स डाल रही है, इस पे अपनी ताकत, अपना गुस्सा ज़्यादा दिखा रही है, उस पर गुस्सा कम दिखा रही है। कब समझ में आया? जब हमने ज़मीन का फोर्स डिफरेंट चीज़ों पे निकाला। ओके, तो ये गुस्सा ज़मीन का किस पर डिपेंड करता है? दगड सोडला आपण, मोठा दगड धनकन आपटला खाली, आणि थर्माकोल सोडला मी, थर्माकोल, पेपर सोडलं, त्यानं हळू चपटलं, असं का झालं है? ऐसा क्यों हुआ भाई? ये गिरा तो आवाज़ कम, वो गिरा तो आवाज़ ज़्यादा, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो हम जब क्वांटिटीज़ को समझेंगे, ज़मीन फोर्स कितना डालती है, फोर्स की वैल्यू कितनी है, ब्ला, तो फिर ये सारी चीज़ें हमको समझना और उनको हैंडल करना आसान जाएगा, गॉट इट। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़, लॉट्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। साइंटिस्टों ने खूब अपने आजू बाजू देखा और चीज़ों को समझा कि भाई कौन सी चीज़ हमको फील हो रही है और हमको मेजर कर सकते हैं, कौन सी चीज़ हमको फील हो रही है, मेजर कर सकते हैं। तो उनके पास भंडार जमा हो गया, फिज़िकल क्वांटिटीज़ का भंडार जमा हो गया। कौन से? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर, वर्क, पावर, टॉर्क, इम्पल्स, डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ है, भंडार जमा हो गया। अब ये सारी चीज़ों को हम फील कर रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और पूरा फिजिक्स हमारा आगे का इन सारी चीज़ों से भरा हुआ है। इसलिए हमको इसको अच्छे से समझना है ताकि हम इसको अच्छे से हैंडल कर सकें। गॉट इट? तो आपने अगर नीट में स्कोर करना है, आपको अगर आउटस्टैंडिंग मार्क्स फिजिक्स में लेना है, तो सबसे पहले हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा और उसी के साथ हमें डील करना है, उसी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स और इश्यूज हमें सॉल्व करना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाएंगे। अंडरस्टूड? ओके, तो भाई जो फिजिकल क्वांटिटीज़ का बल्क उन्होंने जमा किया ना, उसके उन्होंने दो पार्ट किए। दो पार्ट किए। ये जो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ जमा हो गए तो उन्होंने उसके दो हिस्से किए, और एक हिस्से में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ आए वो आए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, और एक हिस्से में जो आए वो आए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, अब ये फंडामेंटल और डिराइव्ड ये साइंटिस्टों ने किस हिसाब से बांटा? हमारे सामने देखो, मेहनत पूरी उन्होंने की यार, सब रेडीमेड माल पूरा अपने सामने ला के रखा है, अपने को खाली खाने का है। बस बहुत सिंपल अपना टारगेट है। वो बेचारों ने मेहनत की, पूरी ज़िंदगी डालता है एक साइंटिस्ट, बाज़ वक्त पूरी ज़िंदगी डाल के एक फॉर्मूला बनाता है, देखो ना, और हम लोग उसको 2 मिनट में लर्न करते हैं, उसके ऊपर के बाद में दनादन प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। ओके, तो भैया फंडामेंटल, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मतलब ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हम फील तो करते हैं, मेज़र भी कर सकते हैं, और उनको मेज़र करने के लिए वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होती। उनको जब आपको मेजर करना है, त्यांना जेव्हा त्यांचं प्रमाण तुम्हाला मोजायचं आहे, तर तुम्हाला कोणत्या दुसऱ्या क्वांटिटीची गरज भासत नाही। तर अशा किती क्वांटिटीज आपण पहिल्या सांगा पाहू? सायंटिस्टनी सेकंड वर्ल्ड वॉरच्या नंतर फायनल केलं आहे, आत्तापर्यंत तेवढ्याच फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल तेवढ्याच आहेत। त्याच्यापूर्वी वेगळ्या होत्या, त्याच्यापूर्वी 3च असायच्या, लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, लेकिन अभी उसके बाद 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री आए। लास्ट लेक्चर में देखा ना हमने, लास्ट लेक्चर में देखा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें देखा नहीं देखा लास्ट लेक्चर में? ओके, उसके बाद डिराइव्ड, देखो 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 देखो, ये जो है ना, लेंथ, मास, टाइम, हाँ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, और ये डिराइव्ड कैसे बनती है? इन्हीं के मिक्सचर से डिराइव्ड बनती है। डिराइव्ड इन्हीं के मिक्सचर से बनेगी। इन्हीं का मिक्सचर मतलब, अरे भैया जैसे वेलोसिटी ले लो, वेलोसिटी, उसमें एक बार लेंथ आएगा, एक बार जो है टाइम आएगा, टाइम, तो लेंथ और टाइम के मिक्सचर से डिराइव्ड वेलोसिटी वाली क्वांटिटी बनी, वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, वेलोसिटी ऐसे बनी। डेंसिटी कैसे बनी? लेंथ ही 3 बार आई, मास 1 बार आया, तो फिर डेंसिटी बनी। म्हणजे मी काय म्हणायलो, हे जे फंडामेंटल क्वांटिटीज, याला फंडामेंटल का म्हणायलो? कारण ह्या कोणावर डिपेंडेंट नाहीत आणि बाकी सगळे यांच्यावर डिपेंडेंट आहेत। कोणती बाकीची क्वांटिटी यांना सोडून बाकी सगळ्या क्वांटिटीज यांच्यावर डिपेंडेंट आहेत। सगळ्या क्वांटिटी तुम्ही फोडल्या, तुम्हाला हेच भेटणार, फोडल्या तर हेच भेटणार। म्हणजे काय? अरे भाई कुछ भी ले लो आप, कुछ भी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया भाई कि डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास, अभी मास ये फंडामेंटल क्वांटिटी। वॉल्यूम में क्या आता है? लेंथ का क्यूब आता है ना, लेंथ का क्यूब आता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो भैया क्या समझ में आया, क्या समझ में आया कि इसमें लेंथ 3 बार है और मास 1 बार है, लेंथ 3 बार है, मास 1 बार है, तो इसके मिक्सचर से डेंसिटी बनी कि नहीं? कोई भी क्वांटिटी ले लो तुम, फोर्स ले लो, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स, मास 1 बार है, लेंथ 1 बार है, टाइम 2 बार है, तो सब कुछ जैसे 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 अभी आप जिस घर में बैठे हो वो घर कैसे बना हुआ आप देखोगे तो ईंट है, रेती है, सीमेंट है। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं। बाकी कॉलोनी में बहुत सारे घर हैं, सब इसी से बने हैं, लेकिन हर घर का लुक अलग है, स्टाइल अलग है, स्पेस अलग है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वांटिटीज़ का प्रमाण है ना, विटांचं प्रमाण, वाळूचं प्रमाण, सिमेंटचं प्रमाण, हे सगळं वेगवेगळ्या प्रमाणात वापरले गेलेत। ये सब अलग अलग अमाउंट में हर घर में यूज़ हुए, तो हर घर का स्टाइल अलग अलग बना, कोई बड़ा बना, कोई छोटा बना, लेकिन सब घर बने कैसे भाई? रेती, ईंट, सीमेंट, इसी से बने। ऐसे सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनेंगे कैसे भाई? हमेशा याद रखें, ये 7 फंडामेंटल से ही बनेंगे, ये 7 क्वांटिटी ही आपको मिलेंगे हर फिजिकल क्वांटिटी में। चलो ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। डिराइव्ड समझ में आया, फंडामेंटल समझ में आया। ओके, डिराइव्ड क्वांटिटी के जो यूनिट होते हैं उन्हें डिराइव्ड यूनिट, जो फंडामेंटल के यूनिट होते हैं उन्हें फंडामेंटल यूनिट। ये तो वो पार्ट है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मैंने थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर किया है। ठीक है, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। पहली जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल, लेंथ। तो लेंथ के मेजरमेंट को
आप एनसीईआरटी में जो सिलेबस जिस स्टाइल से दिया है हम उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ दिया भाई एनसीईआरटी के अंदर, चलो हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। अभी देखो लेंथ गिनना है, दो पार्टिकल के बीच का आपको डिस्टेंस, ओके, लंबाई, दूरी आपको गिनना है। तो उसको गिनने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट जो साइंटिस्टों ने बनाया और जो अब तक टिका हुआ है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया स्टैंडर्ड यूनिट, वो क्या बनाया? मीटर। अभी कोई अगर कह दे कि भैया ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर, तो हम अगर पूछे भैया मीटर यानी क्या यार, तुम 2 मीटर बोल रहे हो मगर मीटर का मतलब क्या है? हाँ सही है भाई, ये सवाल भी, मीटर का मतलब क्या है? तो हमने डिस्कस किया कि मीटर जो है एक रेफरेंस है, जिसके सहारे से आप सामने वाले को लेंथ समझाते हो, लंबी बताते हो उसको, जिसके सहारे से, मीटर के सहारे से बताते हो, मीटर के सहारे से, ठीक है। आप हाथ के सहारे से नहीं बताते हो कि भाई वो दीवार की ऊंचाई है ना तो क्या कर 5 हाथ ले ले, नहीं, आप मीटर के सहारे से, क्योंकि वो स्टैंडर्ड रेफरेंस है, स्टैंडर्ड है, हाथ स्टैंडर्ड नहीं है। 5 हाथ ले लो, उसने उसके 5 हाथ ले लिए तो गड़बड़ हो जाएगा, गॉट इट। उसका हाथ का लेंथ जो है वो डिफरेंट है, मेरे हाथ का लेंथ जो है वो डिफरेंट है। तो फिर मीटर क्या है? स्टैंडर्ड रेफरेंस। कैसा स्टैंडर्ड रेफरेंस? कहाँ है ये? तो फ्रांस के म्यूजियम में वो मीटर का पट्टी, प्लैटिनम इरिडियम एलॉय से बना हुआ मीटर का पट्टी रखा हुआ है। उस लंबाई, उस पट्टी की लंबाई को सारी दुनिया ने एक्सेप्ट किया, सारी दुनिया के साइंटिस्ट वहाँ जमा थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया, हम इसे 1 मीटर कहेंगे इस लंबाई को, और अब यही सारे सब जगह हम चलाएंगे। सब ने वो गिन के ले गए और अपने कंट्री में बोले कि भाई अभी लेंथ का यूनिट मीटर बोलने का, मीटर कितना? तो इतना, ओके, मीटर कितना? तो इतना, हाँ ठीक है भाई, चलो ठीक है। अच्छा अब देखो और एक बात, अगर मुझे 100 मीटर तक गिनना है, 100 मीटर तक मैं इस पट्टी को यूज़ कर सकता हूँ, पट्टी को, लेकिन बहुत ज़्यादा है तो फिर ये पट्टी काम की नहीं। और मुझे कम भी गिनना है, कम। फॉर एग्जांपल जैसे एनसीईआरटी में दिया हुई, इससे आप कितना गिन सकते हो? तो इससे आप 100 मीटर से लेके 10⁻² मीटर तक गिन सकते हो। मीटर स्केल, मीटर की पट्टी से आप कितना गिन सकते हो? 100 मीटर से 10⁻² मीटर, सॉरी -3 मीटर। सर 100 मीटर समझ में आया, 100 मीटर तेवढं मोजू शकतो आपण, ठीक है। 10⁻³ मीटर कम से कम, इससे 10⁻³ ज़्यादा से ज़्यादा 100, ठीक है। तो सर इससे कम मेरे को गिनने का है, ज़्यादा का तो टेंशन नहीं, खैर मैं कुछ और इंस्ट्रूमेंट, अपने पास टेप भी रहता है, फिर वो रहता है, ओके। लेकिन कम गिनने का, कम इसमें ज़्यादा फोकस किया। 10⁻³ सबसे पहले ये समझना है कि सर 10⁻³ मीटर म्हणजे नेमका काय हो? हाँ भाई ये कन्सेप्ट क्लियर कर लें, 10⁻³ मीटर म्हणजे काय? पहा लक्ष द्या, 10⁻³ मीटर म्हणजे 1/10⁻³ मीटर, 1/10⁻³ मीटर। 1/10⁻³ मीटर मतलब क्या? 1/10⁻³ मीटर मतलब 1/1000 मीटर, 1/1000 मीटर। 1/1000 म्हणजे काय हो? इसका मतलब क्या है? हाँ 1/1000 का मतलब क्या है? देखो 10/5 = 2। क्या अर्थ है ऐसा? 10 का 5 टुकड़ा किया तो 1 टुकड़ा 2 रहता है, या 10 का 5वां टुकड़ा 2 है, 2। 10 का 5वां टुकड़े की कीमत 2 है। क्या 5वें टुकड़े की? अरे देखो ना, ये अगर 10 है, 10, तुमने इसके इक्वल 5 टुकड़े किया, इसे इक्वल 5 टुकड़े, 1 2 3 4 और 5, तो ये 1 टुकड़ा जो है वो 2 होता है, 2 मीटर, या फिर समझ लो 10 रुपया है तो 2 रुपया। 10/5 म्हणजे 10चा 5वा तुकडा, 10/5 म्हणजे 10चा कितवा तुकडा? 5वा तुकडा, तो किती असतो? 2 असतो, 1/1000 म्हणजे 1 मीटरचा 1000वां तुकडा। अच्छा, 1 मीटर का 1000वां टुकड़ा, 10⁻³ मीटर तक गिन सकते हो इस पट्टी से, मतलब आप 1 मीटर के 1000वें टुकड़े तक गिन सकते हो। 1000वां टुकड़ा मतलब ये जो पट्टी है ना, इसमें कच ऐसे 1000 टुकड़े करने के इक्वल, और एक टुकड़े का जो गैप है ना, गैप एक टुकड़े का, उसे कहते हैं 10⁻³ मीटर, 1 मीटर का 1000वां टुकड़ा, वहाँ तक आप गिन सकते हो। सर मुझे है ना 10,000वां टुकड़ा गिनने का, और बारीक टुकड़ा गिनने का, तो और बारीक आप नहीं ड्रॉ कर सकते, बहुत गिचमिच हो जाएगा, दिखेगा नहीं, तो फिर ये पट्टी बेकार है। 10⁻³ से नीचे अगर गिनना है और छोटा गिनना है तो ये पट्टी बेकार है।
गॉट इट। उसके लिए सर क्या करना चाहिए, हाँ अगर आपको 10⁻⁻⁴ मीटर गिनना है, 10⁻⁻⁴ मीटर गिनना है तो आपने यूज़ करना है वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कॅलिपर। आता हे काय असते वा, ह्याचं डिटेल आपल्याला पाहिजे, टेंशन नहीं, इसका पूरा डिटेल देखने का आगे आएगा। अभी खाली इतना याद रखो, वर्नियर कैलिपर कब यूज़ करते हैं, जब हमें 1 मीटर का कितवा हिस्सा गिनने का है, 10,000वां, 10,000वां, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा पार्ट गिनना है तो ये यूज़ करना पड़ेगा। और अगर उससे ऊपर है 1000वां, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, उसके ऊपर चलेगा फिर ओके 100वां टुकड़ा भी आप गिन सकते हैं। 1 मीटर का 100वां तुकडा, 100वां तुकडा 1 मीटरचा म्हणजे काय, म्हणजे तुम्ही एका मीटरचे खच्चा 100 पार्ट केले, 100 पार्ट केले आणि त्या एका पार्टला किंवा एका पार्टला तुम्ही 100वां तुकडा असं म्हणणार, ओके 100वां टुकड़ा ऐसा बोलेंगे तो उस 100वें टुकड़े की लंबाई को क्या कहते हैं बोलो, सेंटीमीटर कहते हैं ना। वो आता है 1/100 मीटर, एक का 100वां टुकड़ा मतलब ये 1/10⁻² मीटर, और 10⁻² ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 10⁻² मीटर, 10⁻² ऊपर जाके क्या बनेगा -2 मीटर। इसे -2 को सेंटी कहते हैं, सेंटी। ये भी हम देखेंगे, प्रीफिक्सेस के सिंबल्स वगैरह सब हम डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं, ठीक है। तो भाई यहाँ तक आपने सीखा मेजरमेंट ऑफ लेंथ 10⁻⁴। अगर किसी ने बोला कि नहीं मुझे है ना सर 1 मीटर का 1,00,000वां टुकड़ा कच 1 लाख उतना छोटा पीस का लेंथ गिनने का मैं कैसे गिनूँ, ओहो, तो तब वर्नियर कैलिपर भी फेल। फिर कौन आएगा उस वक्त फिर हमको यूज़ करना पड़ेगा स्क्रू गेज 10⁻⁻⁵ मीटर। अब किसको यूज़ करेंगे, स्क्रू गेज, स्क्रू गेज 10⁻⁻⁵ मीटर। ओहो स्क्रू गेज, इसको भी डिटेल में हमको देखना है आगे पूरा, इस पे प्रॉब्लम वगैरह भी। हाँ इस बार नीट 2020 में इस पे क्वेश्चन था भाई, इस पे क्वेश्चन था, ओके इस पे क्वेश्चन आया था स्क्रू गेज पे, ओके। हम आगे इसको देखने वाले हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हमने इतना सीखा मोटा कि भैया अगर आपको लेंथ की रेंज 100 से 10⁻³ मीटर तक गिनना है, आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रेफर करोगे, बोले मीटर पट्टी सर, सादी अपनी कहीं भी मिलती है, अच्छा। और आपको अगर 10⁻⁴ मीटर गिनना है, 10⁻⁴ 1 मीटर का 10,000वां टुकड़ा कच 10,000वां टुकड़ा, उतनी छोटी सी लेंथ गिनना है, क्या यूज़ करोगे सर, वर्नियर कैलिपर यूज़ करेंगे। और अगर 1 मीटर के 1 लाख कच 1 लाख पीसेस करके एक पीस फिर निकाला, वो छोटा सा पीस का लेंथ गिनना है, क्या यूज़ करोगे, उतने रेंज में आपको खेलना है, उतने साइज़ की चीज़ें गिनना है, बाल की मोटाई गिनना है, केस किती जाड आहे, टचपिन किती जाड आहे, वायरमध्ये बारीक तांब्याचे तार असतात, एक ताराची जाडी किती आहे ते मोजायचं तुम्हाला, बारीक गोष्टी मोजायच्या। मग काय वापरणार, स्क्रू गेज, ओके। ये रेंज याद रहेंगे ना, 10⁻100 से 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5 ब्ला ब्ला, गॉट इट। आई होप दिस इज सिंपल, आई होप यू गॉट इट, ठीक है। अब देखो कुछ और चीज़ें भी है, ये मैं इसको रब कर रहा हूँ, अगर आपको ये नोट करना है रेंजेस तो आप पॉज करके वीडियो को रुका के आप उसको नोट कर लें, ओके। चले देन विल गो ऑन, आगे हम चलते हैं। नाउ लुक एट दिस, जर तुम्हाला याच्यापेक्षाही लहान मेजरमेंट करायचे, म्हणजे तुम्हाला चक्क समजा एखाद्या ॲटमचा, एखाद्या मॉलिक्यूलचा साइज मोजायचा है, मॉलिक्यूलचा, अरे बाप मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा होता है, तो एनसीईआरटी में उसका एक मेथड दिया उन्होंने, ओलिक एसिड का एक कंसेप्ट दिया। मैं आपको थोड़ा सा उसका कंसेप्ट बताता हूँ, उन्होंने उसको कैसे मेजर किया। हे बा त्यानं काय कंसिडर केले, वो डाइल्यूट वगैरह कन्फ्यूजन में मैंने जाता हूँ, आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। लुक एट दिस, समजा ह्या कंटेनरमध्ये ओलिक ॲसिड आहे, ओलिक ॲसिड त्याचे मॉलिक्यूल्स, या ओलिक ॲसिडचे मॉलिक्यूल्स या कंटेनरमध्ये भरलेले आहेत, ओलिक ॲसिड। त्या ओलिक ॲसिडचे एका मॉलिक्यूलचं साइज़ मला मोजायचं है, उसका साइज़ गिनने का, मतलब उसका डायमीटर गिनने का, मॉलिक्यूल का डायमीटर, वो मिल गया तो साइज़ आ गया, ठीक है। मैं वॉल्यूम एरिया कुछ भी निकाल सकता हूँ, अगर स्फीयर का डायमीटर, अगर मॉलिक्यूल नॉर्मली स्पेरिकल होते हैं, स्पेरिकल कंसिडर करते हैं, तो ये ओलिक एसिड। अब देखो उसने क्या किया कि इसको, ये ओलिक एसिड को सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम गिन लिया भाई, ये वॉल्यूम कितना है, तो मान लीजिए ये वॉल्यूम जो है 2 मीटर क्यूब फॉर एग्जाम्पल, या 2 के बजाय चलो मैं लेता हूँ 4 × 10⁻² मीटर क्यूब, ठीक है। ये ओलिक एसिड का वॉल्यूम है, इतने वॉल्यूम को उसने क्या किया, उसका टारगेट क्या है, मॉलिक्यूल का साइज़ निकालने का साइज़। अब एक मॉलिक्यूल को आप पकड़ नहीं सकते,
स्क्रू गेज में बोलो या किसी और में बोलो, आप रख नहीं सकते। स्क्रू गेज भी सरेंडर कर देगा, भैया इतनी छोटी चीज़ मुझसे नहीं होगी गिनना, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, एक मान लीजिए एक बड़ा कंटेनर लिया, बड़ा सा कंटेनर, उस कंटेनर में वाटर लिया, पानी, ठीक है, और कुछ पाउडर, या फिर उसमें एक कंसेप्ट है कि भैया जैसे आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर अगर तेल का छींटा गिरता है, तेलाचं थेंब पाण्यावर पडत्या क्षणी ते तेल काय होते, पाण्यावर पडलं समजा, पाण्यावर पसरते का नाही, भाई पानी पे फैलेगा नहीं फैलेगा, तेल अगर पानी पे गिरता है। और ऐसे ही कोई चीज़ और बहुत सारी चीज़ें होती है जो गिरने के बाद जो है स्प्रेड होती है, ठीक है। एक है वाटर ड्रॉप आप ऑयल पे डाल रहे हो, आप ऑयल को वाटर पे डाल रहे हो, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर बारिश में वगैरह कभी गाड़ी का ऑयल रास्ते पे टपकता है तो ऐसे पूरा फैल जाता है और वो सप्तरंगी कलर आपको दिखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये ओलिक एसिड जो है, ओलिक एसिड, इसमें से मान लो थोड़ा सा उन्होंने निकाला, थोड़ा सा, ये 4 × 10⁻² मीटर क्यूब है ना, उन्होंने क्या किया, बहुत कम निकाला, बहुत कम, यानी मैं ऐसे पकड़ता हूँ, चलो मान लो इसको मैं पकड़ता हूँ कि भैया मान लीजिए ये था 40 × 10⁻² मीटर क्यूब, उसने इसमें से कितना निकाला, सिर्फ 4 निकाला, 4 × 10⁻² मीटर क्यूब। एक इसमें लिया, ड्रॉपर आते हैं ना, ड्रॉपर, ये ऐसे इसमें लिया, ऐसे ओलिक एसिड इसमें लिया, ठीक है, ये लिया, और वो ओलिक एसिड कितना वॉल्यूम लिया, 4 × 10⁻², और वो इस पे डालते बराबर ये फैल गया। हमारा टारगेट क्या है, मॉलिक्यूल का साइज़ निकालना। डालते बराबर ये क्या हो गया, बोलो, फैल गया, पूरा ओलिक एसिड जो है ना वो स्प्रेड हो गया, इस पे स्प्रेड हो गया। और नॉर्मली कैसे फैलता है वो, सर्कुलर शेप में, तो वो सर्कुलर शेप में पूरा ओलिक एसिड इस पे ऐसे फैल गया। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा 3D टाइप में ऐसे ड्रॉ करता हूँ। पहा, हे ओलिक ॲसिड आहे ना, हे त्याच्यावर असं पसरलं, आणि मला सांगा तुम्ही एका बकेटमध्ये चेंडू घेतले, बॉल्स लिए, बॉल, और वो बॉल लेके तुम एक बड़े से प्लेट में ऐसा बकेट लुढ़का दिए, तो क्या होता है, सारे बॉल, कोई बॉल एक के ऊपर एक नहीं रहता, सारे हट जाते हैं और पूरे प्लेट में फैल जाते हैं। यहाँ भी उन्होंने ऐसे कंसिडर किया कि ओलिक एसिड के साथ ऐसे ही हुआ, सारे मॉलिक्यूल स्प्रेड हो गए, और ये पूरी लेयर जो है, ये पूरी लेयर सिर्फ एक मॉलिक्यूल की है। ये पूरी जो पतली सी ये परत है ना, पतली सी परत, ये पूरी जो फैल गई, वो पूरी एक सिंगल मॉलिक्यूल की है। ओहो, तो ये जो लेयर फैली है उसकी थिकनेस इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ 1 मॉलिक्यूल, बिकॉज एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक मॉलिक्यूल के ऊपर मॉलिक्यूल नहीं है, पूरे फैल गए। तो उन्हें बहुत सारे बॉल बकेट में लेके डाल दिए, पूरे फैल गए, गॉट इट। तो यहाँ पे ऐसे ही, और वो एक दूसरे से अटैच भी है, तो सिंगल मॉलिक्यूल आए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसका रेडियस गिना, इसका रेडियस निकला तो एरिया निकला, πr² एरिया निकला, गॉट इट। ओहो, तो देखो अब क्या आया, आपके पास वॉल्यूम है, हाँ है, वॉल्यूम है, ठीक है। ये कितना है वॉल्यूम, 4 × 10⁻² मीटर क्यूब। 40 था, 40 में से थोड़ा सा निकाला, 4 बोलो, 2 बोलो, 5 बोलो, कुछ भी निकाला, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, ये डालने के बाद वो जो फैली, ठीक है, तो उसका एरिया भी मिला। एरिया कितना मिला, मान लो एरिया मिला 2 × 10⁻1 मीटर क्यूब फॉर एग्जांपल, ठीक है, 2 × 10⁻1 मीटर क्यूब, ये उसका एरिया मिला। अब देखो, मुझे मॉलिक्यूल का साइज चाहिए, तो ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट, जो परत है, वो एक मोटी सी प्लेट की तरह है, जैसे मान लो ऐसे होता है, ऐसे, हाँ, ये पूरे इसमें मॉलिक्यूल्स ऐसे भरे हुए हैं, ठीक है, ये ऐसे भरे हुए। आता मला सांगा जर तुम्हाला सिलेंडरचं वॉल्यूमचा फॉर्म्यूला विचारला, सिलेंडर का वॉल्यूम याद है आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मान लो ये है उसका एरिया और ये है मान लो उसकी हाइट या थिकनेस, गॉट इट।
तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम है सिलेंडर का, एरिया इंटू हाइट, आठोते का नहीं, आठोते का नहीं, एरिया इंटू हाइट है। और अगर सिर्फ सरफेस एरिया चाहिए तो 2πr इंटू एच, लेकिन अभी वॉल्यूम चाहिए तो ए इंटू एच। तो एच और टी ये हाइट बोलेंगे या थिकनेस बोलेंगे, तो थिकनेस इज इक्वल टू क्या आएगा, v बाई ए इज इक्वल टू एच आएगा, यानी थिकनेस। तो मैं यहाँ लिखता हूँ देयरफॉर थिकनेस इज इक्वल टू क्या लिखूँ, v बाई ए, वॉल्यूम अपॉन एरिया, पूरा वॉल्यूम अपॉन एरिया। भाई वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। तो हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया, गॉट इट। तो मैंने यहाँ वो लिखा वॉल्यूम अपॉन एरिया। तो मुझे ये जो छोटी सी परत बनी ना ओलिक एसिड की, उसकी क्या मिल गई, थिकनेस मिल गई। कैसे, तो ये मैंने डाला 4 इंटू 10⁻² और ये 2 इंटू 10⁻1, इसको सॉल्व कर लो तो क्या आएगा, 2 इंटू 10⁻1 मीटर्स, गॉट इट, 2 इंटू 10⁻1 मीटर्स। ये आया थिकनेस। अब थिकनेस आया मतलब मॉलिक्यूल का साइज़ आ गया ना भाई, मॉलिक्यूल का साइज़ आ गया। बोलो कुछ मुश्किल है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, अंडरस्टूड। ओके सॉरी ये हाँ बराबर है, -1 इस तरीके से आएगा। मैं कुछ भी मैंने अप्रॉक्स आपको वैल्यूज़ लेके करके बताए, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यूज़ लेके करके बताइए। एरिया यहाँ पे मीटर स्क्वायर में, ओके, और ये मीटर में अपना आंसर आया। मतलब कैसे किया आप फिर से याद करो। वो ओलिक एसिड को ऐसे डाला, उसका वॉल्यूम गिना, पहले पे डालने के बाद जो उसका फिल्म बना, वो फिल्म का एरिया गिना, वॉल्यूम था एरिया, तो वॉल्यूम और एरिया को यूज़ करके थिकनेस निकाल दिया। हाँ, वो उसको ऐसे प्लेट की तरह कंसिडर किया, थिकनेस निकाला मतलब मॉलिक्यूल का साइज। और यहाँ पर ऐसा अज्यूम किया गया कि द थिन फिल्म इज यूनिमोलिकुलर, सिंगल मॉलिक्यूल की फिल्म बनी हुई है, एक मॉलिक्यूल का साइज आ गया, व्हाट इट। तो ये एक मेथड है आपको बहुत ऑकवर्ड चीज़ निकालने का, मॉलिक्यूल का साइज निकालने का। मॉलिक्यूल को पकड़ने नहीं आता, इंस्ट्रूमेंट में रखने नहीं आता, तो ऐसे इनडायरेक्ट मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। चलो छोटे से छोटा कैसा निकालने का अपन देख लिए भाई, लेकिन अगर बड़े से बड़ा निकालने का है, बड़े से बड़ा लेंथ गिनने का है, छोटी लेंथ, छोटी लांबी मॉलिक्यूलची लांबी मोजली हो, मला लांबात लांबी पाहिजे, लंबे से लंबी लंबाई गिनने की है। लंबे से लंबी लंबाई मतलब क्या, अरे भैया मुझे यहाँ से चांद कितना दूर है मुझे गिनना है। हाँ, यहाँ से चांद कितना दूर है वो कैसा गिनेंगे, किसको टेप पकड़ के भेजेंगे रॉकेट में बिठा के, अपन एक चरखा पकड़ेंगे, वो जाएगा रॉकेट में ऊपर चांद तक, फिर देखेंगे भाई चरखा खत्म हुआ तो दूसरा चरखा जब का जब लगाते जाएंगे, ऐसा करेंगे नहीं भैया, ये बेवकूफ़ी है, ठीक है। फिर कैसा करेंगे, क्या, देखो बड़ा सिंपल, मैथ्स का सपोर्ट, फिजिक्स है ना, फिजिक्स में यूँ समझ लीजिए भैया, फिजिक्स का टूल है मैथमेटिक्स, टूल जैसे एक मैकेनिक जो है उसके औजार होते हैं, टूल्स होते हैं, उसके पास पाना, हथौड़ी, पकड़, स्क्रूड्राइवर, ब्ला ब्ला, वो ना होना तो वो गाड़ी उसके सामने ला के रख दो, ऐसे हताश खड़ा रहेगा, बोलेगा यार मेरे वो टूल्स नहीं है, टूल्स अगर हो तो मैं अभी गाड़ी खोल दूं, प्रॉब्लम क्या है बता दूं, गॉट इट। तो बड़ा आसान हो जाएगा, उसको टूल दे दो, फटाफट खोलेगा, प्रॉब्लम क्या है निकालेगा, फिट भी कर देगा, गॉट इट। इसी तरीके से फिजिक्स के साथ खेलना और नेचर को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाता है अगर आप मैथ्स वाला टूल अच्छे से यूज़ करना जानते हो और आपके पास वो टूल स्ट्रांग है। आपका बेसिक मैथ्स चालू है, उसको अच्छे से पक्का करो, डेली डीपीपी भी चालू है, डेली सिंसियरली डीपीपी दो, कुछ मिस हो गया तो उसको वापस से दो, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। चलें तो हम जाते हैं फिर से ऑकवर्ड की तरफ। इसमें भी कुछ आपको लिखना हो पॉज करके लिख लें आप। इस तरीके का प्रॉब्लम आपके डीपीपी में डालूंगा मैं, डीपीपी में, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या किया ना, इसको उसने डाइल्यूट किया, अल्कोहल में मिला के थोड़ा डाइल्यूट करके फिर डाला है, तो वो डाइल्यूशन का उसने आपको केमिस्ट्री में हुआ है उस तरीके से अल्कोहल निकल जाता है और खाली ओलिक एसिड ऐसे बच जाता है। जैसे भैया कभी कपड़े पे दाल गिरती है ना, तो पानी साइड में हट जाता है, दाल का जो सॉलिड मटेरियल होता है मसाला, वो उतना बस कपड़े से चिपका रहता है, होता है ना, वैसे ओलिक एसिड उसमें पानी पर डाला, ओलिक एसिड चिपका रहा, अल्कोहल निकल गया, ऐसे डाइल्यूट किया, कम मॉलिक्यूल लेने के लिए, छोटी सी फिल्म बनाने के लिए वैसे किया। बाकी केमिस्ट्री में आपका वो है। हाँ, तो देखो हम अब कौन सी लेंथ देखेंगे, द डिस्टेंस ऑफ द मून और प्लैनेट्स फ्रॉम द अर्थ, और इंटरप्लैनेटरी डिस्टेंस कैसे गिना जाए, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे जिसे कहते हैं पैरालैक्स मेथड। क्या कहते हैं, पैरालैक्स मेथड। अब वो क्या फंडा है भाई, क्या कंसेप्ट है, देखो। अब मान लीजिए ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, ओके, and this is a planet,
planet or something, or I can say this is moon, ठीक है, इधर moon है. I am going to find out. मैं थोड़ा सा इधर ड्रॉ करता हूँ. हाँ, मुझे ये डिस्टेंस निकालना है. ये अर्थ पूरा, ये अर्थ है, ये अर्थ है, गॉट इट. मुझे अर्थ से, ये अर्थ के सरफेस से इसका डिस्टेंस निकालना है, गॉट इट. मून का डिस्टेंस कैसे निकालूँ? फॉर दैट व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या करता हूँ, मैं एक टेलीस्कोप लेता हूँ, टेलीस्कोप, और उसको मैं ऐसे अरेंज करता हूँ. लुक एट दिस. ओके. हाँ, देखो भैया, देखो मैंने क्या किया, देखो भैया क्या किया. यहाँ पे अच्छे से आप इसको समझो. ओके ओके ओके, लुक एट दिस. वो थोड़ा आवाज़ आ रही थी इसलिए बंद करने गया. अब देखें, ध्यान दें, यहाँ पर ये मैंने अर्थ के ऊपर क्या किया, अर्थ के ऊपर क्या किया, दो टेलीस्कोप डिफरेंट प्लेसेस पे लगाए. मान लीजिए इनका जो गैप है दैट इज़ एक्स डिस्टेंस पे दो टेलीस्कोप रख के मैंने मून के सेंटर पे देखा या प्लैनेट के सेंटर पे देखा, ठीक है. ऐसे देखा इधर से और इधर से ऐसे देखा. नाउ व्हाट इज़ माय टारगेट, आई वांट टू मेजर दिस डिस्टेंस, दैट इज़ डी. मुझे डी गिनना है, डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ मुझे गिनना है. ओके, ठीक है भाई. चलो, अभी मैंने ये दोनों एंगल से, दोनों साइड से इसको देखा. तो टेलीस्कोप का जो एंगल, ये देखो यहाँ से ये टेलीस्कोप का कुछ एंगल इधर बना है, ये कुछ एंगल इधर बना है. मान लीजिए ये एंगल बना भैया 70 फॉर एग्जांपल, और मान लीजिए भैया ये एंगल बना 90 90 फॉर एग्जांपल, ओके, या 80, ठीक है. नाउ अब ये कितना हो गया भैया 150. और ट्रायंगल त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणांची बेरीज 180. तो इधर देखो, इधर 150 आया तो इधर कितना रहेगा 30. तो यूँ समझ लो भाई कि यहाँ जो एंगल बनेगा ना, यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 30 डिग्री. कोई बनेगा नहीं बनेगा. तो मुझे ये एंगल मिल गया. मैं उस एंगल का नाम रखता हूँ अल्फ़ा. क्या नाम लिया मैंने उसका? अल्फ़ा नाम रखा उसका, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल. तो अब देखो ये ट्रायंगल, मुझे एंगल मेनली लेना था दो जगह से. इथून टेलिस्कोपनं पाहिलं, मग दूर जाऊन तिथून परत टेलिस्कोपनं पाहिलं आणि अँगल मोजलं. हे अँगल आलं, ठीक आहे. पहा, तुम्ही शेतात उभं राहून, खेत में खड़े रह के चांद कितनी दूर है ज़मीन से बता सकते हो. क्या मैथमेटिक्स है यार, खाली प्रॉपरली यूज करणे आला पाहिजे. शेतात उभं राहून लिटरली आपल्या गावात काय फार मोठं कारनामा करायचं नाही, एकदम सोपं. बरोबर, पहा. आता मी नाही का हे जे ट्रायंगल बनलं आहे, ट्रायंगल समजा मी या ट्रायंगलचं नाव दिलं, काहीतरी नाव देतो याला. ओके, ये ऐसे नाम दिया ए, ये बी और ये एम मान लो, मून, ठीक है. मैं यहाँ पे इसको एम नाम दिया, एम. व्हाट इट, यहाँ तक क्लियर है भाई. ये ए बी और एम. अब देखो भाई, अब देखो ये ट्रायंगल जब मैं साइड में लेता हूँ ना, ऐसे इधर साइड में, इधर ऐसे साइड में लिया, ये ए, ये बी और ये एम, ये ट्रायंगल, ओके. तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये है एक्स, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये है डी, और ये एंगल है अल्फ़ा. ओके, यहाँ तक क्लियर. अब देखो, अब मैंने ट्रायंगल ऐसे उतारा, लेकिन एक्चुअल में ये ट्रायंगल कैसा है, ये ट्रायंगल ऐसा है. मून बहुत दूर है और अर्थ पे डिस्टेंस हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं. अर्थ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी अर्थ है, अर्थ बहुत बड़ी है. कहाँ से कहाँ जाएंगे, अब 200 मीटर तक जाएंगे. गॉट इट. तो ये गैप छोटा दिखेगा, मून से बहुत छोटा गैप दिखेगा, बहुत छोटा गैप. मैंने तो बड़ा उतारा, और छोटा हो जाएगा, और छोटा. अब देखो ये जो है ना, ये इसको आप क्या कंसिडर कर सकते हो पता है? आर्क ऑफ अ सर्कल. क्या आर्क ऑफ अ सर्कल. सर ये तो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल नहीं, इसको ये एक्चुअली ऐसा है, तो आप इसको आर्क कंसिडर कर सकते हो. आर्क म्हणजे काय, हे बा, हा सर्कल है, ठीक है, हाँ, ये ए, ये बी और ये थीटा और ये रेडियस. तो ये जो ए बी है ना, ए बी, इस ए बी को क्या कहते हैं, इस ए बी को क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं, आर्क. और आपने फॉर्मूला मैथ्स में सीखा, मैथ्स में आपने फॉर्मूला सीखा, क्या सीखा? आर्क इज इक्वल, सॉरी, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, ए बी बाय
r, this is theta, theta is equal to what, AB by r, nice, okay. ये है नाही आहे अँगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. तर असंच मी याला आर्क कन्सिडर करू शकतो. असं कसं कन्सिडर करू शकता सर, इधर ट्रायंगल है, सीधा लाइन है, वो थोड़ी ना सर्कल है. अरे भैया जमता है. देखो 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 देखो, अगर मान लो मैंने ऐसी लंबी बड़ी लाइन उतारी और आपको पूछा भाई ये लाइन कर्व है क्या स्ट्रेट है, वाकड़ी है क्या सरळ है, तुम्ही काय म्हणा सर वाकड़ी है, कर्व है कर्व. और मैंने इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा निकाला, हाँ ये टुकड़ा निकाला. ये अब पूछा बताओ ये लाइन कर्व है क्या स्ट्रेट है, आप क्या बोलोगे, स्ट्रेट है सर, स्ट्रेट है. ये छोटा सा लाइन स्ट्रेट है, एक्चुअल में वो कर्व है. हाँ क्योंकि कर्व का हिस्सा है. अरे हाँ कर्व है, लेकिन दिख कैसे रहा है, स्ट्रेट दिख रहा है. अरे फिर क्या समझ में आया, जो छोटी सी चीज़ होती है ना वो ड्यूअल होती है, ड्यूअल ड्यूअल ड्यूअल. लिंबू टिम्बू दोनों टीम में खेलते हैं. ओके ये छोटी सी चीज़, तो छोटी सी चीज़ को आप कर्व भी कंसिडर कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन भी. तो यहाँ ये जो ट्रायंगल बना, ट्रायंगल आप इसको स्ट्रेट भी कंसिडर कर सकते हो, कर्व भी कंसिडर कर सकते हो. तो वही किया मैंने, ये जो बहुत बड़ा ट्रायंगल बना तो इसको मैंने क्या किया, कर्व कंसिडर किया. कर्व जब कंसिडर हो जाएगा तो यक्स 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 ये आर्क बन जाएगा, आर्क आर्क आर्क, ये एंगल बनेगा और डी रेडियस बनेगा, डी रेडियस बनेगा. तो मैं अब फॉर्मूला लिखूंगा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. व्हाट इट, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. तो अल्फा इज इक्वल टू यक्स बाय डी, अल्फा इज इक्वल टू यक्स बाय डी. व्हाट इज माय टारगेट, मेरा टारगेट क्या है बोलो, मुझे क्या चाहिए, मुझे डी चाहिए भाई, डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ. हाँ ठीक है, तो डी इज इक्वल टू यक्स बाई अल्फा, डी को उधर ले जाओ, अल्फा को इधर लाओ. ओके बट यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान, ये इससे डी मिल जाएगा. आप एक्स की व्हॅल्यू डाल दो, एक टेलिस्कोप आणि दुसऱ्या टेलिस्कोपमधला गॅप तुम्ही इथं लिहा, ठीक आहे. आणि मग तो अँगल तिथं जो आला आहे तुमचा तो लिहा, तुम्हाला पटकन डिस्टन्स भेटेल, ठीक आहे. परंतु एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जर तुम्ही एक्स हा मीटरमध्ये घेतला म्हणजे एस आय युनिट लेंथचं घेतलं तर तुम्हाला अँगल पण एस आयमध्ये घ्यावं लागेल, एस आय युनिटमध्ये घ्यावं लागेल, एस आय सिस्टीममध्ये घ्यावं लागेल. आणि एस आय सिस्टीममध्ये अँगलचं युनिट काय आहे, डिग्री आहे का, नाही काय है रैडियन. तो यहाँ आपने ज़रूर इसको रैडियन में ही लेना है, अल्फ़ा को रेडियन में. कभी कभी प्रॉब्लम में वो डिग्री में देगा, लेकिन आपने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है. वो कैसा, हम एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करें तो वो खुल जाएगा, कोई खास बात नहीं, ठीक है. अच्छा तो x बाई अल्फ़ा, बोलो कुछ मुश्किल है. इससे आपको क्या मिला, डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट. आप सन का डिस्टेंस निकाल सकते हो, मून का निकाल सकते हो, किसी स्टार का निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड. ओके तो ये है पैरेलैक्स मेथड. इसे क्या कहते हैं, पैरेलैक्स मेथड. ये एंगल को कहते हैं पैरेलैक्टिक एंगल. कौन सा एंगल भाई, पैरेलैक्टिक एंगल. आई होप यू गॉट इट. अच्छा ये हो गया. और एक चीज़, कोणी इथं उभं राहून विचारलं, बरं तू चंद्र किती दूर आहे ते सांगितलं असेल, वाह ठीक है चल, परंतु त्या चंद्राचं साइज़ किती है, उसका साइज़ कितना, उसका डायमीटर कितना, उसका रेडियस कितना, उसका डायमीटर आ गया तो रेडियस आएगा तो एरिया आएगा, वॉल्यूम आएगा, ब्ला ब्ला सब आएगा. व्हाट इट. तो फिर भैया अब साइज़ पूछ रहा है, हमने एक चीज़ दे दी तो नाटक कर रहे हैं, बोलता है नहीं वो भी बताओ. वो कैसा बताएंगे, तो सुनो, उसके लिए क्या करना है, यही सिस्टम यूज़ करेंगे और हम यहाँ खड़े खड़े चांद का साइज़ बताएंगे. एक्चुअली ऐसा नहीं बोल सकते चांद इतना है अपने प्लेट के ऊपर रहता, नहीं. ओके चांद तो भाई काफ़ी बड़ा है, उसका साइज़ हम कैसे यहाँ से खड़े खड़े कैसे मेजर करेंगे, कई थाउजेंड्स किलोमीटर है उसका रेडियस, ठीक है. तो हम कैसे मेजर करेंगे, तो फॉर दैट व्हाट वी आर डूइंग, क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो ये टेलीस्कोप को यहाँ से इधर लाओ आप, इधर. व्हाट इट, ये डायग्राम जो है ना, ये डायग्राम मैं इसको ऐसे रब कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है. और वो टेलीस्कोप जो है, उस टेलीस्कोप से मैं इधर देखूँगा और लुक एट दिस दैट टू टेलीस्कोप आई एम यूजिंग इन दिस वे. हाँ लुक एट दिस. ह्या दोन टेलिस्कोपच्या साहाय्यानं मी काय करायलो, चंद्राच्या ह्या पॉईंटला पाहिलो, मग टेलिस्कोपला असं वाकडं करून एकदा इकडं पाहिलं, एक बार चांद के इधर देखा, एक बार चांद के इधर देखा, एक बार इधर देखा, एक बार इधर देखा, ऐसे. तो टेलीस्कोप को जब मैं मूव करूँगा तो बीच में कुछ एंगल आएगा. ये एंगल आएगा कि नहीं आएगा भैया, एंगल आएगा कि नहीं आएगा. इस एंगल को मैंने बोला भाई बीटा, क्या बोला इसको, बीटा. और ये दो पॉइंट जो है जहाँ मैं देख रहा हूँ, वो दो पॉइंट क्या है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट. तो ये चांद के डायमीटर को मैंने स्मॉल डी पकड़ा, स्मॉल डी.
और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ अप टू मून, फ्रॉम द अर्थ अप टू मून, फ्रॉम द अर्थ अप टू मून, ये डिस्टेंस तो d है भाई, वो तो अभी अभी निकाले, ताज़ा ताज़ा अभी अभी निकाले हैं। अच्छा, अभी हमारा टारगेट क्या है बोलो, ये डायमीटर ऑफ द मून। तो ख़त्म, वो जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल पलटी मारा, पलटी पलटी। अभी एंगल ये है, आर्क ये है, रेडियस ये है, एंगल ये है, आर्क ये है, रेडियस ये है, एंगल ये है, आर्क ये है, रेडियस 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 ये है। इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की ये है बिट्टा, ये है बिट्टा, ये है डी और ये है कैपिटल डी। देयरफॉर वी कैन राइट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। हमारा टारगेट क्या है, ये स्मॉल डी। देयरफॉर बिट्टा इंटू डी इज इक्वल टू स्मॉल डी। खलास दोनों वैल्यू डालो, स्मॉल डी निकालो, यानी डायमीटर ऑफ द मून निकालो, प्लैनेट निकालो। या खड़े खड़े भाई, खड़े खड़े आपने क्या किया, चांद का साइज बता दिया। ओके, नाइस नाइस नाइस। मैथमेटिक्स, मैजिक मैथ्स को थोड़े से कंसेप्ट यूज़ किए और इसको सॉल्व किया। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, एनी क्यूरीज, यू कैन आस्क। ठीक है, इसके ऊपर अब प्रॉब्लम्स कैसे पूछे जाएंगे, कैसे आएंगे, दैट ऑल्सो वी कैन डिस्कस, वो भी हम डिस्कस करते हैं। ओके, आई होप आपको अगर इसमें से कुछ लिखना हो मोटा मोटा, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, आपको इस पे प्रॉब्लम भी मिलेंगे एनसीईआरटी पे। थोड़े से उसने हेवी लिए हैं, हम पहले सिंपल लेते हैं फिर हेवी करते हैं। ओके, ताकि हम फ्लो में आ जाए। हाँ, डायरेक्टली आपने देखा होगा प्लेयर जो है ना, क्रिकेट प्लेयर भी इवन ग्राउंड में उतरने के बाद ऐसे 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 करते हैं। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर उसको कहते हैं वार्म अप। कोई एक्सरसाइज करने भी जिम में जाता है ना, जिम में तो वो क्या करता है, एकदम से जाके हेवी लोड नहीं उठाएगा, पहले थोड़ा सा ऐसे वार्म अप करेगा फिर। वरना अगर प्लेयर एकदम भागना शुरू कर दे तो उसको जर्क आ जाते हैं, मसल में कुछ जर्क हो जाएगा या कहीं पे नस ऐसे चढ़ जाएगी, अकड़ जाएगा वो। पहले थोड़ा सा वो खुला कर लेता है सिंपल एक्सरसाइज करके। तो पहले सिंपल करें, फिर टॉप करें, बेसिक से टॉप। ओके, अच्छा चले मैं इसको रब कर रहा हूँ। ओके, इस पे प्रॉब्लम्स आएंगे, कैसे प्रॉब्लम आएंगे, आई होप यू गॉट दिस। इस पे एक प्रॉब्लम जैसे मान लीजिए हमको क्या बोलेगा, हमको बोलेगा भाई कि एक बंदे ने मून की तरफ देखा तो पैरालैक्टिक एंगल जो है, पैरालैक्टिक एंगल व्हाट इट, दो एंगल बनेंगे, एक सबटेंडेड ऑन अर्थ, एक सबटेंडेड एट मून। जो मून पे बनेगा वो किस लिए रहेगा, डी निकालने के लिए, और जो अर्थ पे बनेगा वो किस लिए रहेगा, मून का डायमीटर निकालने के लिए। एक मून का डिस्टेंस अर्थ से मून का डिस्टेंस निकालने के लिए, और एक जो एंगल रहेगा जो ऊपर बनेगा अल्फा कब यूज़ होगा, जब हमें डिस्टेंस निकालना है। बीटा कब यूज़ होगा, बीटा अर्थ पे बन रहा है एंगल, ओके, बीटा अर्थ पे बन रहा है, और अल्फा मून के पास बन रहा है, मून पे बन रहा है। सही है, दोनों एंगल कब यूज़ करेंगे, अल्फा कब यूज़ करेंगे जब डिस्टेंस निकालना हो, बीटा कब यूज़ करेंगे जब हमें मून का साइज़ निकालना हो, मून का डायमीटर निकालना हो। ठीक है भैया, अच्छा तो अब देखो हमको क्या क्या देगा, वो बोलेगा भाई जो पैरालैक्टिक एंगल है अल्फ़ा वो आया है 2 × 10⁻⁶ रेडियन। ठीक है, 2 इंटू बहुत छोटा हो गया -3 रेडियन। ठीक है, लेट इट बी, हाँ 5 × 10⁻³ रेडियन अल्फा ही गॉट। और बोलेगा कि द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स फ्रॉम विच वी व्यूड द मून, जहाँ वो दो पॉइंट, ये टेलीस्कोप यहाँ रखे, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी एक्स दिया, एक्स ओके, एक्स हाउ मच he gave us the value of x is 800 meters। कितना दिया भाई, 800 meters। now what you want to know, find out the distance of the moon, distance of the moon from the earth, यानी कि कैपिटल D is equal to question mark, कैपिटल D is equal to, इस तरीके से प्रॉब्लम आया भाई, समझ गए ना प्रॉब्लम कैसे आया। what he gave us, he told that the parallactic angle subtended at the moon by the two विजुअल डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमने देखा वो 2 जो विजुअल डायरेक्शंस थे उसके बीच का जो एंगल है वो अल्फा, उसका वैल्यू उसने दिया इतने रेडियन। फिर बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स फ्रॉम विच वी व्यूड द मून, वी सॉ द मून, ओके, that is 800 meter। what is the distance of the moon, so for that what we did, a formula ready hai, okay, alpha is equal to x by d, therefore d is equal to x by alpha। now put the values, एकदम सिंपल है, छाट है, x 800, alpha 5 × 10⁻⁻3, okay, now solve it। ये कितना आएगा, 5 × 5, हाँ ये 5 × 5 = 160,
160 into 10⁻³ meters. This is D. For example, this much is the answer. This much is the answer. ओके एक एग्जांपल के लिए मैंने सिंपल वैल्यूज लेके इसको सॉल्व किया। वो कभी कभी क्या करेगा, आपको एंगल मिनट में सेकंड में देगा, उसको रेडियन में कैसा कन्वर्ट करते हैं देखेंगे हम लोग, देखेंगे। ओके कोई मुश्किल नहीं भाई, इतना आपको अंडरस्टैंड हुआ, इतना आपको समझा, क्लियर हो आप यहाँ तक, कोई मुश्किल तो नहीं। व्हाट इट कैसे कंसेप्ट को समझ। कभी कभी वो साइज ऑफ मून पूछेगा तो बोलो क्या देगा भाई, बीटा देगा, डी देगा और स्मॉल डी पूछेगा। हाँ ये देगा और ये पूछेगा, क्या मुश्किल है भाई, छाट-छूट प्रॉब्लम है, छाट-छूट। गॉट इट। खाली कंसेप्ट एक बार समझ में आएगा तो ख़त्म। ये भैया मेजरमेंट ऑफ लेंथ से रिलेटेड हुआ। ओके और इसमें हम लोग और कुछ प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी में जो दिया, थोड़ा सेकंड मिनट, आप कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं वैसे टिपिकल वैल्यूज अभी नहीं डाला। ओके मैं क्या बोला पहले, वार्म अप, फिर हम उसको करते हैं। ठीक है, तो ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ हो गया। इसके बाद है भैया मेजरमेंट ऑफ मास, मेजर ऑफ मास। शुरू में मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ ताकि बच्चे थोड़ा कोप अप हो जाएं, बहुत सारे बच्चे नए भी आ रहे हैं। ओके मतलब सिलेबस स्लो ले जा रहा हूँ। ओके और हाँ भाई, और कोई आपको कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, या बोलने के स्पीड में, समझाने के अंदाज में कोई भी आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो, दिक्कत हो, आप बिल्कुल आप कॉल करें, मैसेज करें, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एनी हाउ वी वांट यू टू बी सक्सेसफुल। आपको हम जिताने के लिए एक साथ आए हैं, आपने जीतना ही है। ठीक है चलें, तो मैं इसको फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये लेंथ वाला कंसेप्ट खत्म हो, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा रोकते हैं। कुछ इसके प्रॉब्लम मैंने कहा टिपिकल सेकंड मिनट वो समझा के फिर हम उसको कैरी ऑन करेंगे। ओके